अखिल जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस संवाद को पूरा यहाँ पर आज संचालन कर रहे हैं इसका। और मैं कर्नल कोठियाल जी का, अजय कोठियाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार एक अभिनव पहल यहाँ पर प्रारंभ करी, जो इस प्रकार का संवाद किया। और यूथ फाउंडेशन के माध्यम से वो लगातार हमारे यहाँ के युवाओं को सेना की तरफ लगातार जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनका शिक्षण करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं और हर प्रकार से सहायता करते हैं। और शानदार काम, उसके लिए उनका जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। मैं बहुत अभिनंदन उनका करता हूँ। और बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जब भी मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ जिसमें युवा लोग होते हैं। सबसे पहले तो युवा, उसके बाद फौजी, सैनिक, और उसमें से सैनिकों में भी जिन्होंने पूरे भारत की सीमाओं पर एक मैं कहूँ खतरनाक तरीके से अपने जीवन को जो है उन्होंने भारत की सुरक्षा में लगाया, एक अधिकांश समय उसमें बिताया। ऐसे हमारे मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी हमारे बीच में हों, सैनिक हों, वहाँ कोठियाल साहब बैठे हैं हमारे, और आज उनकी उम्र लगभग कितने 86 साल हो गई। 86 साल में भी युवाओं जैसा जोश उनके अंदर है। एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। और हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ के विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी भी यहाँ बैठे हैं, और अन्य भी बहुत सारे, मैं हमारे सैनिकों में, पूर्व सैनिकों में, और अग्निवीर, युवा, नौजवान, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमारे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया के मित्र हैं, एनसीसी के कैडेट्स हैं, और साथ में बहुत सारे स्कूलों के मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं, यहाँ पर स्वागत करता हूं। और आप सबने इस कार्यक्रम में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो सोच रहा था कि कर्नल साहब ने अग्निवीरों से मिलने का, युवा अग्निवीरों से मिलने का और संवाद का कार्यक्रम रखा है, तो 200, 300, 400, 500 लोग होंगे। और मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ हजारों की संख्या में जितने लोग इसके अंदर हैं, इससे कहीं दुगने लोग मुझे बाहर दिखाई दे रहे हैं, पूरे छात्र युवा लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सबका बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने मुझे कुछ जानने की आपने जिज्ञासा प्रकट की है, मुझे लगता है कि मुझे जरूर बताना चाहिए कि एक तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस जिम्मेदारी पर आऊंगा, या इस जिम्मेदारी के लिए मैंने कोई प्रयास किया। मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर, एक नई कार्य संस्कृति, सुशासन की, विकास की जो नई अवधारणा देश के अंदर प्रारंभ हुई है 2014 में, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से सामान्य नौजवानों को, युवाओं को, और मेरे जैसे युवाओं को भी, जो एक सैनिक पुत्र हैं, एक सामान्य सैनिक के पुत्र होने के बावजूद, उन सभी को जिम्मेदारियां मिली हैं। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये दिन कितने बीत रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, कितने दिन का कालखंड हुआ है। कभी दिन भी नहीं गिने, कभी महीने भी नहीं गिने, और साल भी नहीं गिने, बस क्योंकि एक ही प्रण था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता की सेवा करनी है, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, जो विकास और स्थिरता, ये हमेशा किसी भी राज्य में, ये उस राज्य की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान उसका होता है। तो उस प्रगति को देने का काम, उस प्रगति में अपना योगदान करने का काम, उसमें शामिल होने का काम अनवरत रूप से हमने क्षण प्रतिक्षण किया है। और उत्तराखंड की जनता ने बड़ा भरोसा हमारी पार्टी पर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर, उनके नेतृत्व पर। 2022 में हुए आम चुनाव में एक जो मिथक था उत्तराखंड में, अखिल जी, हमेशा होता क्या था कि हर चुनाव में सरकारें यहां बदल जाती थी। ऐसे एक पार्टी की सरकार चल रही है तो चुनाव होता था, सरकार बदल जाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती थी। उत्तराखंड की जनता ने पहली बार स्थिरता को, विकास को और सुशासन को प्राथमिकता दी, और एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली, और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को
सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और हमने भी एक क्षण नहीं सोचा, और लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से। मैं इसका सारा क्रेडिट उत्तराखंड की जनता को देना चाहता हूं। वो इसलिए देना चाहता हूं कि कोई भी, आपने देखा होगा हमारे राज्य में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी आपदा आ जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलॉन्च आ जाते हैं, तमाम प्रकार का जल भराव हो जाता है, या अनेक अनेक स्थितियां जिनके कारण हम नहीं होते हैं, लेकिन वो स्थितियां आती हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने, चाहे कोई स्थिति आई हो, कोई परिस्थिति आई हो, माणा से लेकर मलारी तक, गुंजी और कुट्टी और नाभी जैसे अंतिम क्षेत्र हो, या आराकोट हो, या अस्कोट हो, या चक्राता का हमारा सीमांत क्षेत्र हो, या हमारा गुंजी का अंतिम क्षेत्र हो, या हमारा जो नीति माणा की घाटी हो, उस घाटी तक के लोगों ने हमेशा एक साथ खड़े होके उन चुनौतियों पर हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि असली श्रेय की अधिकारी उत्तराखंड की जनता है, जिसने स्थिरता को आगे बढ़ाने का काम किया है। ओके, तो यानी कि पूरा क्रेडिट आपने उठा के उत्तराखंड की जनता को दे दिया। इन्हीं की वजह से आप जो है प्रदेश के सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने, 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा करा और उत्तराखंड को प्रगति की राह पर लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, उसी का दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उत्तराखंड प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन आपके साथ एक और नाम जुड़ता है कि आप एक डिसिप्लिन चीफ मिनिस्टर हैं। हर जगह समय पहुंच जाते हैं, हर चीज आप समय से करते हैं। तो ये डिसिप्लिन है, आपने कहां से सीखा है? घर से या पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने डिसिप्लिन सीखा? प्लीज सबको बताएं। देखिए, मेरे जीवन में जो संस्कार मुझे बचपन में सीखने को मिले, वो अपने पूज्य पिताजी के साथ सेना में उनकी सेवा के दौरान उनके साथ रहने, उनके साथ उनको देखने के कारण से वो सब चीजें मेरे संस्कारों में भी आई। और अनुशासन का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको स्व-अनुशासन अपनाना होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा जो अनुशासन बनाया जाता है वो हो सकता है कभी टूट जाए, कभी छूट सकता है, कभी उसमें स्मरण कम हो। लेकिन अगर हमने स्व-अनुशासन बना लिया, और ये स्व-अनुशासन, ये इस प्रकार की आदतें, लोगों के हर सुख दुख में खड़ा होना, ये मैंने सेना को ही देखा। क्योंकि एक सैनिक कभी भी अपनी परवाह नहीं करता है, बल्कि जो उसके लिए, जो जहां पर उसकी जरूरत होती है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देता है। ये हमारी सेना का जो है एक विशेष वो है। और दूसरी बात, ये मैंने सेना में देखा, मैं बचपन में महार रेजिमेंट में रहा, मेरे पिताजी महार रेजिमेंट में थे, और जनरल बिपिन रावत साहब, जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया तो वो उनसे मेरी भेंट हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पिताजी की जो रेजिमेंट है, हम चाहते हैं कि आपका एक सबसे पहले वहां पर एक कार्यक्रम होना चाहिए। और उन्होंने मेरा कार्यक्रम सागर में, मध्य प्रदेश में, उस रेजिमेंट में लगाया। वहां चूंकि वो जब उनकी वो दुर्घटना हो गई तो वो कार्यक्रम टल गया, लेकिन बाद में जनरल मनोज पांडे साहब एक दिन मुझे मिल गए, जो आर्मी चीफ थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका हमने कार्यक्रम बनाया था, सीडीएस साहब ने पहले उस समय नहीं हो पाया, अब हम चाहते हैं कि आप जो है उस कार्यक्रम में महार के सेंटर में चलिए। तो मैं वहां गया, वहां पर सैनिक सम्मेलन हुआ, मैं उनके ऑडिटोरियम में गया, रात को बड़ा खाना भी हुआ। अगले दिन उन्होंने पूरा सेंटर मुझे, जनरल बीसी पनोप्पा, बंसी पनोप्पा साहब थे, वो मुझे, उन्होंने जिप्सी खुद चलाई और पूरे सेंटर में मुझे ले गए। तो एक जगह पर जहां पर एसकेटी उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही थी, जहां पर पीटी होती है अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा वो ड्रिल करते हैं, जैसे ये अभी कर्तव्य यहां पर कर रहे थे ना, ऐसे ही हवा में, मतलब हवा में पलट रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, सबरसोल्ड। तो ऐसे ही हो रहा था। तो उसमें जो वहां के एक हौलदार साहब थे, सीएचएम थे या बीएचएम थे, वो वहां पर पहुंचने में देर हो गई उनको। तो मैंने कहा कि चलते अंदर, चलते जनरल साहब अंदर चलिए। तो मुझे बोले कि 1 मिनट रुक जाइए। वो समथिंग कुछ यादव उनके पीछे लगा हुआ था, कोई यादव नाम था उनका। बोले वो विजय यादव साहब अभी नहीं आए हैं, जरा 2 मिनट आ जाएंगे तो तब अंदर जाएंगे।
तो एक जनरल एक हौलदार को कितना सम्मान देता है, ये एक अपनापन और दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जो भारतीय सेना में देखा, मुझे लगता है दुनिया की किसी सेना में नहीं दिखाई देता। ये घटना मेरे मतलब दिल को अंदर तक छू गई। तो सर कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में जो आपको एकदम से चेंज कर देते हैं। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं यंग एज में ही जिसने आपको एकदम डिसिप्लिन बना दिया। अभी मैंने आपको सर कॉन्ग्रेचुलेट करा फॉर द 5 years एज अ सीएम ऑफ उत्तराखंड। सो मैं आपको एक सवाल को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता हूं। ऐसे वो कौन से 5 काम हैं जो आप आज यहां पर गिना दें, देवतुल्य जनता को बताएं कि ये आपने 5 काम एज सीएम ऐसे करे जो आपको संतुष्टि देते हैं कि ये 5 काम बेहतर हुए उत्तराखंड की जनता के लिए। अखिल जी देखिए, मैं जब यहां पर आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। और सेना के जहां पर भी सैनिक मुझे दिखाई देते हैं, पूर्व सैनिक दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मन से मान लेता हूं कि वो सारे के सारे मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं। हमेशा मैं उनको इस दृष्टि से देखता हूं। और युवा दिखाई देते हैं तो उनमें मुझे अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य दिखाई देता है। तो अगर आप 5 कामों की बात करेंगे, लेकिन यहां तो हमने सैकड़ों काम कर दिए हैं। अगर मैं 5 ही बताऊंगा तो उन जो सैकड़ों काम और हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के पवित्र धाम में उनके मुंह से बाबा के दर्शन करने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। और उनके वो शब्द हमको ये हमेशा स्मरण कराते हैं कि उत्तराखंड के लोगों पर उनका कितना अटूट भरोसा है कि उत्तराखंड इस 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा, 21वीं सदी की प्रगति का वाहक बनेगा, यहाँ की गति का वाहक बनेगा, विकास का वाहक बनेगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे आगे होगा। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में हमने जो सकारात्मक रूप से अनेक कामों को आगे बढ़ाया। जब लोग सोचते थे कि छोटे राज्यों में ये बड़े काम नहीं हो सकते हैं, आज हमारा राज्य यूसीसी जैसा कानून यहां बना। उस यूसीसी कानून का पूरे देश के अंदर आज अन्य राज्य भी उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। सबसे पहले यूसीसी भारतवर्ष में कहीं लागू हुआ है किसी राज्य में, तो वो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। नकल का कानून, हम सकारात्मक राजनीति की तरफ काम करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सभी चीजें सकारात्मक होनी चाहिए। पहले के समय में किसने क्या किया, अगर उस पर जाएंगे तो ये होगा कि हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हमको याद करना होगा, देखिए पहली बार 2002 में उत्तराखंड के अंदर निर्वाचित सरकार बनी और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री बने। और उनके समय में सबसे पहले दरोगा भर्ती घोटाला आया, पटवारी भर्ती घोटाला आया, अन्य घोटाले आए। लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले आए, भर्तियां आई कि ये भर्तियों में जो है बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उसके बाद कालखंड आ गया 2012 के बाद का। उस कालखंड में भी कांग्रेस की सरकार आई और यूके SSS का भर्ती का बड़ा घोटाला आया, जिसमें बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। उसमें बीडीओ की भर्ती थी, अन्य भर्तियां थी, ऐसे उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड की भर्तियां थी, उन सभी में गड़बड़ियां पाई गई। लेकिन किसी में कार्रवाई नहीं हुई भाइयों बहनों। हमारे समय में जैसे ही इन भर्तियों के प्रकरण आए, हमने सबसे पहले पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। और इस नकल विरोधी कानून में हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम हमने शुरू किया। हमने छिपाया नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं सब अच्छा हो रहा है। हमने उसको स्वीकार किया
और स्वीकार करके उसको सुधारने की दिशा में हम आगे बढ़े। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड भर्तियां 34,000 का ये आंकड़ा भर्तियों का पार हो गया है। और एक भी भर्ती में ना पर्ची चली है, ना कोई खर्ची चली है, ना बिना पर्ची बिना खर्ची के, यानी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई नकल नहीं, कोई अनियमितता नहीं। और ऐसे ऐसे लोग, देखिए बोलने से मैं बहुत बोलने पर विश्वास इसलिए नहीं करता हूं कि आप बोलेंगे, अगर सच नहीं बोलेंगे तो आपकी बात को सच नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा। इसमें से भी बहुत सारे युवा होंगे जो आज जिनके आसपास के लोग हमारे सैनिक हैं, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। आप देखते होंगे कि जो बच्चे पहले 5 साल पहले 6 साल पहले परीक्षाओं में भाग तो लेते थे, खूब मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, ट्रेनिंग करते थे, कोचिंग करते थे, उनके माता पिता कोई गाय पालकर, भैंस पालकर, दूध बेचकर, घी बेचकर, या चाय की छोटी दुकान चलाकर, या कोई सब्जी बेचकर, या छोटी कोई परचून की दुकान चलाकर अपने बच्चों को, या छोटी से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन रिजल्ट जब आता था, क्या होता था? रिजल्ट में उनके बच्चों का नाम नहीं आता था। चयन उनका हो जाता था, सिलेक्शन उनका होता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ किए हुए थे। लेकिन इन सालों में यह व्यवस्था बदल गई। अब सामान्य से सामान्य बच्चे का भी, सामान्य से सामान्य बेटी और बेटे का चयन हो रहा है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एक साथ 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, 4 परीक्षा, और कुछ कुछ को तो 5 परीक्षाओं में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। यह बदल गया है उस समय में से और अब के समय में से, यह अंतर आया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी माताएं बहनें आज कितने सारे उत्पाद बना रही हैं। आप उत्तराखंड के अंदर जाइए, किसी कार्यक्रम में जाइए, आपको दिखेगा कि हमारी माताओं के ने, बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने आज कितनी तरक्की कर ली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड शुरू किया है और इस ब्रांड के माध्यम से उनके प्रोडक्टों को आज देश और दुनिया में पहचान मिल रही है। और 2,65,000 हमारे राज्य के अंदर आज लखपति दीदी बन गई हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हमने 30% का आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित किया है सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। अखिल जी, मैंने अपनी माँ को देखा है किस प्रकार से घर भी चलाती हैं, किस प्रकार से जो है अपने गाय भैंस को देखती हैं, किस प्रकार से अब तो देखिए मोदी जी के समय में उज्ज्वला योजना आ गई, हर घर नल से जल जाने लगा, जगह जगह शौचालय बन गए, जगह जगह अन्य काम शुरू हो गए, तमाम प्रकार की आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। लेकिन पहले के समय में कितना कठिन होता था। जो पहले के समय के लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि पहाड़ों में कितना कठिन जीवन उनका होता था। तो आज 30% का आरक्षण मिलने से हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ गई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शानदार उत्पाद वो बना रही, कोई सिलाई के, कढ़ाई के, बुनाई के, खाने के, तमाम प्रकार के जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है। तो इस प्रकार से आज चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे हमारा यूसीसी कानून लागू करना हो, यहाँ दंगा रोकने का कानून लागू करना हो, या सबसे पहले पूरे देश में मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबके लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान हो, सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का जो है प्राधिकरण हमने बनाया है। पूरे देश के अंदर सबसे पहले हमने शुरुआत की है। किसानों के लिए हम आज इतने सारे एप्पल मिशन, कीवी मिशन, तिमरू मिशन, महक क्रांति, ड्रैगन नीति, इसके माध्यम से आज अनेक कामों को आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा राज्य देखिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर आज हमारा उस इंडेक्स में पहला नंबर आता है। भाइयों बहनों, ये पूरे उत्तराखंड की सफलता है कि कई सारे मानकों को पार करने के बाद उत्तराखंड का नाम जो है पहले नंबर पर आता है। आज फिल्म
के क्षेत्र में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमको 4 वर्ष से लगातार जो है पुरस्कार मिल रहा है। हमको पर्यटन के क्षेत्र में मिल रहा है, मत्स्य के क्षेत्र में मिल रहा है, हमें कृषि के क्षेत्र में मिल रहा है, हमें निर्यात तैयारी सूचकांक में हमको उसमें पुरस्कार मिल रहा है। हमारा राज्य आज जो है जो 4,000 करोड़ रुपए के बजट से शुरू हुआ था वो बजट हमारा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। हमारे यहाँ होम स्टे की संख्या 50% बढ़ गई है, होटल जो है 25% बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के युवा जो अपने रोजगार की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर चले गए थे, अब वो वापस अपने घरों को आ रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं। आप देखिए अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, एक रिकॉर्ड 45 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है। हर यात्रा एक रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 4 सालों की अगर मैं बात करूं तो 24 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आए हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है। इतने सारे काम है कि मैं अगर एक बताऊंगा तो आपने कहा कि 5 बताइए। मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं, इनके सामने जरूर थोड़ा सा ये हमारा रिपोर्ट कार्ड भी चला जाना चाहिए कि किस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये इतना काफी नहीं है, ये तो एक शुरुआत हुई है। अभी ये शुरुआत हुई है, इसको अनवरत रूप से चलना है, लगातार आगे बढ़ना है। जब तक उत्तराखंड पूरे देश का सबसे अग्रणी पंक्ति का राज्य नहीं बन जाएगा तब तक हम काम करते रहेंगे। जब तक हमारा विकास समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे सारे प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल। अब जैसे आपने सर यहाँ पर अपने एक काम गिनाया तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। कल ही मुझे पता चला कि उत्तराखंड को एनसीसी एकेडमी भी मिल रही है, तो इसमें ये भी पता चला कि आपने इसके लिए बहुत कोशिश करी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया सर? देखिए, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य से बहुत लगाव है और उन्होंने अपने बहुत आज से 50 साल पहले उन्होंने बहुत समय हमारे राज्य के अंदर अपना उन्होंने घूमे हैं, गए हैं, अलग अलग स्थानों के दर्शन किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो वो यहाँ की चुनौतियां जानते हैं, यहाँ की परेशानियां जानते हैं। इसलिए कभी भी हम किसी भी मामले में, चाहे एनसीसी की बात हो, चाहे हमारा एम्स का सेंटर खुलना हो या हमारा हवाई अड्डे का विस्तार होना हो, यहाँ के जो बड़े लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, देहरादून का जैसे सौंग डैम बन रहा है, यहाँ लखवाड़ डैम बन रहा है, जमरानी बांध हल्द्वानी में बन रहा है, या अब आने वाले समय में किसाऊ बांध परियोजना जो राष्ट्रीय महत्व की है, उन सभी को आज स्वीकृति मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि हम प्रयास करते हैं, अच्छा होता है कि जो है हमारे प्रयास को वहां से भी जो है प्रोत्साहन मिलता है, समर्थन मिलता है। और यही डबल इंजन की सरकार है इसीलिए लोग आज पूरे देश में डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो राज्य की जरूरत है उसको भारत सरकार स्वीकृति देती है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक साथ विकास को आगे बढ़ाते हैं, उसमें ये भी है हमारा, ये भी है। और उत्तराखंड में बहुत जल्दी एनसीसी एकेडमी मिली है। तो सर मेरा एक और सवाल आपसे कि आपको ना एक सनातनी सीएम के तौर पे देखा जाता है। आप जितने भी काम करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे सीएम है धर्म रक्षक धामी, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं और सनातन का जयघोष देवभूमि से नहीं होगा तो कहां से होगा। और कुछ लोग सनातन के बारे में आपने देखा होगा, एक विशेष वर्ग का वोट पाने के लिए कुछ लोगों ने बयान दिए कि सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, सनातन डेंगू है। मैं कहता हूं कि सनातन हमारी जीवन पद्धति है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, जो हमेशा रहेगा, शाश्वत है। सनातन जीवन पद्धति है, भारत की पद्धति है, हमारे देवताओं की पद्धति है, हमारी धार्मिक जो आस्थाएं हैं वही सनातन है। अच्छे मार्ग पर चलना, सच्चे कार्य करना, अच्छे कार्य करना, न्याय के लिए कार्य करना, सबके लिए जीना, धर्म के अनुसार कार्य करना, यही सनातन है। बिल्कुल। सर अब थोड़ा हम सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, थोड़ी सीरियस बात हुई है, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। आज के टाइम में यूथ की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और
आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, तो कभी आपसे ऐसा हुआ कोई ना कोई सोशल मीडिया में मीम कमेंट देखकर आपको हंसी आई हो, लगा हो यार क्या है, सोशल मीडिया की बात कर रहे हो? देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया के जहां बहुत सारे आज एडवांटेज हैं कि कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सोशल मीडिया में अपनी बात डालकर उसको पूरी दुनिया के अंदर ले जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे लोग जो केवल व्यूज और लाइक के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजों को फैब्रिकेटेड तरीके से डाल देते हैं और कोई ऐसी बात डाल देते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती है, तो उसके कारण से बहुत सारे वाक्य देखने को मिलते हैं, माहौल खराब होता है, लोगों के अंदर एक आशंका पैदा होती है, कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उससे बचना चाहिए, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि लाइक और व्यूज तो मिल सकते हैं, एक बार मिल सकते हैं, 2 बार मिल सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से आप किसी के दिल में तभी बसे रहोगे, तभी उनके दिल में स्थान पाओगे जब आप सच्चाई के पास होगे, क्योंकि सच्चाई एक न एक दिन सामने आती है और झूठ के जो पैर होते हैं वो जल्दी उखड़ जाते हैं, बहुत ज्यादातर तक स्थायी नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मेरे पास सवाल तो वैसे और भी हैं, लेकिन आपके भी आगे भी कार्यक्रम है। तो अभी जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है युवा अग्निवीर संवाद, सो हमारे बीच कुछ युवा हैं। आपके आने से पहले मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी थी लोगों से कि वो कुछ सवाल अगर आपसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो मैं सवाल लेना चाहूंगा सर युवाओं की तरफ से। हमारे बीच एक युवा है, नाम है आदित्य पवार। आदित्य पवार, आदित्य को प्लीज माइक दीजिए। आदित्य प्लीज अपना सवाल आप सीएम सर से पूछिए। जय हिंद माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम आदित्य पवार है और मैं यूथ फाउंडेशन में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, मेरा सवाल यह है कि अग्निवीर के 4 साल बाद हम जैसे 75% युवाओं को वापस घर आना पड़ेगा, ऐसे में हमारा भविष्य और रोजगार कैसे सुरक्षित रहेगा? धन्यवाद। 12 साल पहले यूथ फाउंडेशन कैंप में ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद मैंने केदारनाथ पुनर्निर्माण टीम में भी शामिल रही। अब मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि सभी अग्निवीरों को 4 साल बाद रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में पहले से ही बहुत से बेरोजगार युवा हैं। सरकार पहले किसके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी, अग्निवीरों के लिए या उन युवाओं के लिए? अमृता जी, देखिए, ये इसमें जो है इसको बांटने की जरूरत नहीं है। ये अग्निवीर जो भारत की सेना को अपनी सेवा देने जाएंगे, ये कहीं बाहर के तो नहीं है ना, ये भी उत्तराखंड के ही हैं। अरे अब इसमें भी तो ताली बजाओ भाई। ये भी उत्तराखंड के हैं और जो उत्तराखंड के हमारे युवा लोग हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। तो ये बाहर के नहीं है, इसमें हमको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। और हमारे उत्तराखंड के जो अग्निवीर में होंगे और जो हमारे युवा होंगे, हम उनके लिए भी बहुत सारी योजना चला रहे हैं। अभी मैंने बताया कि 34,000 से अधिक युवाओं को हम अभी तक सरकारी नौकरियां उनको पारदर्शिता के आधार पर दिलाने का हमारा प्रयास रहा है, उनको मिल चुकी हैं, आगे भी मिलेगा। अग्निवीरों के कारण से कोई उनका रोजगार रुकने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उसकी व्यवस्था अलग से भी कर रहे हैं, अग्निवीरों के लिए अलग से भी प्रावधान कर रहे हैं। हमारे लिए सभी प्राथमिकताएं, ये भी युवा हैं और वो भी युवा हैं। धन्यवाद। अब और कौन है? अब नेक्स्ट बताइए। अच्छा सर, अब हम यहाँ पर हमारे बीच सर कुछ पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं। तो सर, मैं एक नाम मुझ तक पहुंचा है कैप्टन सुमेर सिंह जी का, 5th गढ़वाल से। कहां पर होंगे कैप्टन सुमेर सिंह जी? प्लीज माइक दीजिए। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक सैनिक पुत्र हैं और सैनिक पुत्र होते हुए मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे उत्तराखंड में कई पूर्व सैनिक वीरांगनाएं जो कि
अपनी जमीनों या अन्य कई कारणों से विभिन्न अदालतों में जिनके मुकदमे पेंडिंग हैं, उनके सरलीकरण के लिए या उनके समाधान के लिए कोई ऐसा सरलीकरण उपाय आपके द्वारा किया जाए तो पूर्व सैनिक या सैनिक और वीरांगनाएं उनका इस क्षेत्र में या इसमें कोई लाभ प्राप्त हो ताकि उन्हें त्वरित न्याय मिल सके। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिक, आश्रित और उनकी पत्नियां कई वर्षों से कार्यरत हैं। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुसार उनके नियमितीकरण के संबंध में जो आदेश पारित हुए हैं, इसके बारे में आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी की जाए ताकि पूर्व सैनिक, आश्रित और उनकी पत्नियों को फायदा हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। जैसा आपने दूसरा वाला जो अभी दूसरी बात कही है, उपनल के जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने पहले से ही जो है, चूंकि इस मार्च से हमने समान वेतन समान कार्य का जो फार्मूला है वो हमने लागू कर दिया है और हमने उनको पूरा आश्वस्त किया हुआ है कि हम उनके साथ किसी भी प्रकार की जो नाइंसाफी कहीं पर नहीं होगी। हम उनको पूरी सहानुभूति के साथ, सरकार उनके साथ खड़ी है और जल्दी से जल्दी हम उसको लागू भी कर रहे हैं। उपनल के कर्मचारियों के साथ हमारी वार्ता भी हो चुकी है। पहले बीच में कुछ दिनों कम्युनिकेशन गैप हुआ था, लेकिन बाद में सारी बातें सुलझ गई हैं, इसलिए उसमें कदापि कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम करेंगे। और जो पहले वाला जो आपने कहा कि कुछ न्यायालयों में ऐसे मामले रुके हुए हैं, तो मैं सैनिक कल्याण विभाग के हमारे अधिकारी यहाँ आए होंगे, मैं उन सभी को कहता हूं कि जो है ऐसे मामलों को एक जगह पर कलेक्ट कर लिया।